Hello friends, let us see today's newspaper, that is 26th of October 2016। आज का फर्स्ट आर्टिकल मायूस से रिलेटेड है। नक्सलिज्म इंडिया की सबसे बड़ा इंटरनल थ्रेट है, इस टाइप से हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पहले बोला था। तो इसका हम थोड़ा सा पहले ओरिजिन देख लेते हैं कि व्हाट इज नक्सलिज्म और ये कैसे स्टार्ट हुआ है। नक्सलिज्म इसका नाम पड़ा है क्योंकि ये नक्सलवाड़ी से स्टार्ट हुआ है। नक्सलवाड़ी है वेस्ट बंगाल में। तो सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसके स्प्लिट होने से चीज़ें स्टार्ट हुई हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एक लेफ्टिस्ट पार्टी है, तो इसके अपनी आइडियोलॉजीज हैं। अपनी आइडियोलॉजीज इनकी है मार्क्स पे डिपेंड है, मार्क्स से ली हैं या फिर माओ जेडांग जो चाइनीज थे उनकी आइडियोलॉजी से डेरिवेटेड इनकी आइडियोलॉजीज हैं। मार्क्स की आइडियोलॉजी क्या है कि मजदूर जो क्लास डिवाइड है, इसमें सर्वहारा वर्ग बोला जाता है उसको। मजदूर वाला जो वर्ग है, गरीब लोग हैं, और अपर क्लास। तो ये अपर क्लास, ऑल दीज आर यूजिंग इकोनॉमिक रिसोर्सेज विच इज अर्नड बाय मजदूर क्लास। तो ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इनका होना चाहिए, ये इनकी थ्योरी है मार्क्स की। दूसरा हम देखें माओ जेडांग, तो इनका तो वो है कि बंदूक की नोक से पावर आती है। तो ये दोनों की आइडियोलॉजी प्लस लेनिन, इनकी आइडियोलॉजी, इन तीनों आइडियोलॉजी से मिलके टोटल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन है। सो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो आज़ादी के टाइम से ही चल रही थी, और आज़ादी को भी इन्होंने रियल आज़ादी नहीं बोला था, और ये लगातार खिलाफ में थे उसके। ये जो आज़ादी मिली है ये सिर्फ अपर क्लास है उसको मिली है। अभी भी लोअर क्लास किसान मजदूर हैं, उनको तो प्रॉब्लम्स एज इट इज उनकी प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं। तो नक्सलवाड़ी से ये मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ कि लैंड होल्डर्स जो थे, इनको एक ओनर थे, लैंड ओनर, उनको कुछ किसानों ने पीट दिया था। कुछ पीजेंट्स थे, उन्होंने इनको पीट दिया था। तो वहां से ये चीजें स्टार्ट हुई हैं। फिर उनको पीटने के बाद कि जो पुलिस आई थी, तो पुलिस इंस्पेक्टर को भी मार दिया था इन्होंने। कुछ लोग यहाँ पे जो काम कर रहे थे, सीपीआईएम के लोग थे, लेफ्टिस्ट लोग थे, उन्होंने इस तरीके से किया था। तो ये नक्सलिज्म जो है, नक्सलाइट्स जो है, बेसिकली ये हैं कोई भी कम्युनिस्ट ग्रुप जो है, उन ग्रुप्स का मेंबर, उन ग्रुप्स के मेंबर, उनको नक्सलाइट बोला जाता है। जनरली इसको सीपीआईएम माओ वाली जो है उससे देखा जाता है कि वो वाले लोग नक्सलाइट्स में काउंट किए जाते हैं। तो ये बिल्कुल बहुत ही रेडिकल कम्युनिस्ट्स हैं, माओ की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। ओरिजिन हमने अभी देखा कि 1967 में हुआ है कि मार्क्सिस्ट जो पहले पार्टी थी, उस मार्क्सिस्ट पार्टी से एक मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पार्टी बनी सीपीआईएम। ये माओ बाद की आइडियोलॉजी है, मार्क्स वाली थी स्टार्टिंग आइडियोलॉजी, सोशल जो समाजवाद पे डिपेंड करती थी, सोशलिज्म। तो ये बाद में एक अलग माओ ग्रुप बना है, ये पहले मार्क्सिस्ट थे, मैंने अभी गलत बोल दिया था। तो ये यहाँ से जब ये स्प्लिट होके सीपीआईएम एंड एल, तो मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, ये अलग ग्रुप बन गया। ये कैसे डिवाइड हुआ कि चारू मजूमदार, कानू सान्याल और जंगाल संथाल, ये तीन लोग थे। तो इन तीन लोगों ने आर्म्ड स्ट्रगल स्टार्ट किया है 1967 में, जब इनमें बातें आपस में नहीं बनी है, सीपीआईएम में यहाँ से स्प्लिट हुआ है। ये लोग आर्म्ड स्ट्रगल पे आ गए कि आर्म्ड स्ट्रगल हम करेंगे। नेक्स्ट कि माओ जेडांग की आइडियोलॉजी को इन्होंने गवर्नमेंट को थ्रो आउट करने के लिए, और जो रिच अपर क्लास है उसको उखाड़ फेंकने के लिए उस आइडियोलॉजी के लोग फॉलो करने लगे। मजूमदार की एक राइटिंग्स आई थी कुछ, तो 8 डॉक्यूमेंट्स करके, दैट इज हिस्टोरिक 8 डॉक्यूमेंट्स। तो इन डॉक्यूमेंट्स का असर बहुत ज़्यादा लोगों पे इस तरीके से पड़ा कि कलकत्ता में स्टूडेंट्स वो निकल के बाहर आ गए सीपीआईएम वालों के साथ। चारू मजूमदार की और उनकी आइडियोलॉजी जो थी
जो कि माओ जेडांग पे बेस्ड थी। तो उनका साथ देने के लिए कलकत्ता में एक स्टूडेंट्स ने एक विरोध प्रदर्शन किया, उसमें मजूमदार को ज्वाइन किया इन लोगों ने। तो यहीं से जो CPI-M-L जो बना है 1969 में, ये अलग से बना दिया इन्होंने फाइनली। स्प्लिट 1967 से ही स्टार्ट हो गया और 1969 में ये बन गया। तो यहाँ से सारे जो नक्सल्स हैं, जिनको कि वो बोला जाता है कि ये इंसर्जेंट्स हैं, तो ये जो पूरा ग्रुप स्टार्ट हुआ है, ये सारे ग्रुप्स यहीं से निकलते हैं, इनका सबका ओरिजिन यहीं से है। तो ये 1980s तक आते-आते ये ग्रुप्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए, लगभग 30 के आसपास पहुंच गए थे, चारू मजूमदार की आइडियोलॉजी पे जो काम कर रहे थे। तो इस टाइम पे ये जो इन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट की, यहाँ पे कलकत्ता में विरोध प्रदर्शन हुए, काफ़ी लोगों को मारने-वारने की चीज़ें हुई है, जैसे वो वहाँ पे पुलिस वाले को मारा था, इंस्पेक्टर को, और जो लैंड होल्डर्स थे उनको मारा था। तो उसके बाद कांग्रेस प्लस CPI-M मार्क्सिस्ट जो थी, ये दोनों मिलके साथ में काम करने लगे और CPI-M ने अपनी गवर्नमेंट में भी हिस्सेदारी निभाई। तो इनके साथ में आने से इन्होंने CPI-ML, इनके वर्कर्स जो थे, इनके कैडेट्स जो थे, उन पे अत्याचार चालू किए। तो एक कोई MLA थे, MP थे, उनके घर कोई टॉर्चर रूम टाइप बना दिया गया था। तो ये सारे अत्याचार उस टाइम पे उनके हुए। उसके बाद ऑपरेशन स्टीपल चेज आया था, इंदिरा गांधी ने चलाया था ये ऑपरेशन। तो ये ऑपरेशन 1971 में, जब इमरजेंसी वाला टाइम था, उस टाइम पे इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन स्टीपल चेज, इस ऑपरेशन में भी काफ़ी सारे लोगों को, नक्सलाइट्स को मारा गया। तो इस तरीके से इसका एक डेवलपमेंट है। फिर ये काफ़ी सारे अभी अलग-अलग टुकड़ों में टूट चुका है। जैसे कि हम देखें, CPI-ML है, CPI-M है और CPI, ये ML दो टाइप की है, एक है लिबरेशन और एक है जनशक्ति। तो ये तीनों तो जो हैं, ये मेन स्ट्रीम में आके काम करने लग गई हैं, नॉर्मल इंडियन पॉलिटिक्स की तरह ये काम कर रहे हैं, ये संसदीय गणतंत्र में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बाकी जो ग्रुप्स हैं, वो ग्रुप्स अभी भी इसी टाइप से अपने जो नक्सलाइट्स जिनको कहा जा रहा है, वो अपने माओ जेडांग वाली आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं और अभी भी लोगों को मार रहे हैं। इधर 2000 सिक्योरिटी फोर्सेज और 2000 नॉर्मल पीपल ऑफ द स्टेट्स और द कंट्री। तो फिर इनका और चीजें हम देखें इनके बारे में, तो ये धीरे धीरे बढ़ने लगा। वेस्ट बंगाल से स्टार्ट हुआ जैसे नक्सलवाड़ी से, और ये बढ़ते बढ़ते फिर काफी सारे एरियाज में फैल गया। जैसे कि जो चारू मजूमदार का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। उनकी जो हिस्टोरिक जो 8 डॉक्यूमेंट्स थे, हिस्टोरिक 8 डॉक्यूमेंट्स, वो उनकी वजह से काफी सारे लोग इनसे जुड़े हैं। जैसे कि JNU के लिए काफी ज्यादा है, JNU के लिए कहा जाता है कि ये लेफ्टिस्ट यहाँ पे पनपते हैं। और तो वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स वगैरह इनका साथ देने लगे, इनको फॉलो करने लगे। तो ये बढ़ते बढ़ते वेस्ट बंगाल से छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, इस टाइप से महाराष्ट्र, इस टाइप से काफ़ी सारे स्टेट्स में फैल गया और उस एरिया को रेड कॉरिडोर बोला जाने लगा। रेड कॉरिडोर जो एक पूरा इस टाइप से एरिया है इंडिया का, हम मैप देखें तो इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक फैला हुआ था। पशुपति से, इसको बोला जाता था पशुपति से और बालाजी तक, जो तो ये रेड कॉरिडोर इस एरिया को बोला जाता था। तो यहाँ तक का जो एरिया है, इसमें कई सारे स्टेट्स हैं और ये इन स्टेट्स की लगभग 180 डिस्ट्रिक्ट्स में फैल चुका था 2009 आते आते। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने अपने एक्शन प्लान्स लेने स्टार्ट किए। तो गवर्नमेंट का एक इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान आया था 2009 में। तो इसमें गवर्नमेंट ने किस किस तरीके से काम किया, एक तो डेवलपमेंट फंडिंग, दूसरा कोऑर्डिनेशन बिटवीन CRPF एंड अदर फोर्सेज ऑफ दोज स्टेट्स, स्टेट पुलिस और वहाँ की जो भी फोर्सेज हैं, जैसे आंध्रा की अपनी एक स्पेशल फोर्स है, तो उनके साथ मिलके काम करते हुए लोगों को एक तो समर्पण करवाओ, सरेंडर, दूसरा कि नहीं सरेंडर कर रहे हैं और ज़्यादा हत्याओं में और इनमें इन्वॉल्व हैं तो उनका असेसिन करना। तो इस तरीके से चीज़ें चालू हुई। थर्ड इन्होंने इसमें लिया है कि स्पेशल पुलिस फंडिंग,
तो पुलिस को हथियार देना, उनकी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, उनका जो इंटेलिजेंस डेवलपमेंट, इनके लिए भी फंडिंग की गई, अलग से फंडिंग की गई। और भी डेवलपमेंट के प्रोग्राम जैसे रोशनी वगैरह हैं, ऐसे प्रोग्राम्स, रोशनी अभी बाद में स्टार्ट हुआ है, और प्रोग्राम्स भी पहले स्टार्ट किए गए इन एरियाज में। और 2009 से जो स्टार्ट हुआ इंटीग्रेटेड प्लान, इस प्लान के बाद से हमने देखा कि कर्नाटका में लगभग पूरी तरीके से खत्म हो गया, और ये 180 डिस्ट्रिक्ट से 83 डिस्ट्रिक्ट तक रिड्यूस हो गया 2011 आते आते। तो ये एक बड़ी सफलता कही जा सकती है कि इतना कम ये हमने कर दिया, घटा दिया। रॉ का एक एनालिसिस आया था, रॉ की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें उसने कहा था कि लगभग 20,000 तो आर्म्ड फोर्सेज हैं, आर्म्ड जो इसके कैडेट्स हैं वो हैं, और लगभग 50,000 लोग रेगुलरली इनके लिए और काम करते हैं। तो इतने सारे लोग नक्सल बने हुए हैं। तो इनके 2009 के इस प्लान के बाद इसमें काफ़ी कमी आई है। और उधर हम फिर पीछे का बैकग्राउंड देखें तो कि चारू मजुमदार के मरने के बाद उसकी डेथ हो गई थी 1972 में। तो जो स्प्लिट हुए थे लोग, तो वो स्प्लिट होके बहुत सारे बन गए थे, और फिर बाद में 2004 में इन लोगों का एक कॉमन ग्रुप बन गया था, जिसमें बहुत सारे और छोटे छोटे जो ग्रुप्स थे वो साथ आ गए थे। तो ये जो फैला है, इसकी हिस्ट्री के पीछे वही है कि 2009 में जब 180 डिस्ट्रिक्ट तक पहुंच गया था, रेड कॉरिडोर एक बन गया था, तो उसके पीछे यही कहानी है कि सारे लोग एक साथ आ गए थे 2004 में, तो उनकी स्ट्रेंथ बढ़ गई थी। गवर्नमेंट ने फिर जो कंट्रोल किया है तो 83 डिस्ट्रिक्ट तक आ गया है अभी, लेकिन मतलब अब बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेज करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा और क्या प्रॉब्लम्स थी इनकी, वो हम देख लेते हैं जो इस आर्टिकल में दिया है। कि एक तो इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या है कि इनके रिसोर्सेज, उन पे एमएनसीज ने अपना अधिकार किया, और इनको एक तो घरों से निकलना पड़ा। रीसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन, इन दोनों की व्यवस्था ठीक से नहीं की गई। इनका जो पारिवारिक वो एक जॉब थी, जंगलों से कलेक्ट करके छोटी मोटी चीज़ें और बेच के ये अपना फैमिली चलाते हैं, तो वो सब खत्म हो गया। और इन दैट केस इनको कंपनसेशन बहुत कम मिला। लगभग 6 करोड़ लोग अभी तक डिस्प्लेस हुए हैं। ये एक रिपोर्ट में ऐसा दिया गया है कि लगभग 6 करोड़ लोग यहाँ से डिस्प्लेस हुए हैं, और जिनमें से 60 लाख के आसपास तक लोगों का ही रिहेबिलिटेशन हो पाया है, और वो भी इफेक्टिव तरीके से नहीं हो पाया है। तो इसलिए ये नक्सलिज्म इतना ज़्यादा बढ़ा है। नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम थी कि 5th और 6th शेड्यूल में, कॉन्स्टिट्यूशन में जो वादे किए गए हैं, जो बताया गया है, तो 5th और 6th शेड्यूल को फुलफिल नहीं किया गया। उन दोनों में ये दिया है कि ये खुद अपने जो ट्राइबल एरियाज हैं उन एरियाज का मैनेजमेंट करेंगे। उनके ट्राइबल ऑटोनॉमी एक तरीके से उनके थ्रू मिलेगी, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हो पाया, वो फेल रहा, एक फेलियर रहा है वो। नेक्स्ट हम देखते हैं तो जो लैंड रिफॉर्म्स हमने किए हैं, लैंड रिफॉर्म्स सीपीआई एम ने स्टार्ट किए थे कि इनका लैंड की प्रॉब्लम्स जो है उनको सॉल्व किया जाए। ये एक फंडामेंटल राइट था पहले कि संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, उसको बाद में खत्म किया गया है, 42nd अमेंडमेंट में आई थिंक खत्म किया है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। तो लैंड राइट्स को, जो फंडामेंटल राइट हुआ करता था संपत्ति का, उसको आर्टिकल 301A या A1 कुछ ऐसे 301A, इसमें डाल के सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाया गया है। तो लैंड रिफॉर्म्स भी प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुए। हालांकि ये सब किया, लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स कई सारी थी कि जिसकी लैंड बहुत सारी लोगों के पास थी, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में उन्होंने अलग अलग लोगों को दिखा दिया कि ये बेटे की लैंड, ये बीवी की और इसकी। तो इस तरीके से लैंड एक कैप्चर करके और उसका रिडिस्ट्रीब्यूशन ठीक से नहीं हो पाया। दूसरा, यदि कैप्चर भी की गई तो फिर से इन्हीं लैंड ओनर्स ने उसे खरीद लिया। तीसरा, जो एक नेक्सस बन चुका था करप्शन का लोगों के बीच में, एडमिनिस्ट्रेशन और लैंड होल्डर्स जो थे उनके बीच में करप्शन का एंगल आ गया था, उनके बीच एक यूनिटी बन चुकी थी, उसकी वजह से भी ये लैंड रिफॉर्म्स प्रॉपर तरीके से नहीं चले। तो ना तो लैंड रिफॉर्म्स हो पाए, और दूसरी तरफ इनके रिसोर्सेज को और लूटा गया, इनको रिहेबिलिटेशन नहीं मिला, इनको कंपनसेशन नहीं मिला। फिक्स एक शेड्यूल में जो दिया गया है कि इनको ऑटोनॉमी प्रोवाइड करवाई जाएगी, वो भी नहीं मिला। नेहरूवियन जो थॉट्स थे कि इनको आइसोलेट नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन इनको इनमें सुधार जो करने वो धीरे धीरे
जाके इन एरियाज में धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन को लगा के सुधार करने, एक साथ बहुत ज़्यादा हम नहीं करेंगे, तो वो हम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाए, इसलिए ये पूरा एक जनरेट हुआ है। तो अभी जो ये आर्टिकल जिस पे आया वो ये है कि 28 लोग सीपीआईएम के मारे गए हैं, माओ वाली जो है उसके। तो अब धीरे धीरे ये मलकानगिरी में मारे गए हैं। तो उड़ीसा पुलिस और आंध्र प्रदेश की जो बॉर्डर है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पे ये हुआ है। तो उड़ीसा पुलिस और एंटी नक्सल यूनिट है आंध्र प्रदेश की, इन लोगों ने मिलके ये ऑपरेशन किया है, आंध्र प्रदेश की एंटी नक्सल यूनिट और उड़ीसा पुलिस, जिसमें इतने लोग मारे गए हैं। इससे पहले भी 2013 में उड़ीसा पुलिस ने लगभग 13 लोगों को मारा था इसी मलकानगिरी में। और इन लोगों ने कितने लोगों को मारा है उसका डाटा भी है, जैसे कि 2010 में 76 सीआरपीएफ वालों को मार दिया था दंतेवाड़ा में। उसके बाद 2013 में भी बस्तर में कांग्रेस के कुछ लीडर्स, शायद 29-30 कुछ लोगों को मार दिया था। और फिर 2011 में एक चीज और हुई थी, किशन जी इनके लीडर बने थे, तो किशन जी को मार गिराया था फोर्सेज ने, सिक्योरिटी फोर्सेज ने। तो इस तरीके से ये एक डेवलपमेंट हो रहा है, फिर इनको मार रहे हैं, फिर ये हमें मार रहे हैं। तो एक ये साइकिल चल रहा है, इधर से अटैक फिर इधर से अटैक। तो इस साइकिल को रोकने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, वो चीज़ें, तो फाइनली चीज़ें वहीं पहुंचती है कि हमें क्या करना है कि इनका जो स्लो इम्प्लीमेंटेशन है, इन एरियाज में एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है, स्कीम्स का स्लो इम्प्लीमेंटेशन है, वो सब खत्म करके हमें डेवलपमेंट तेजी से बढ़ाना होगा। वेलफेयर प्रोग्राम्स जो हैं उन्हें ढंग से इम्प्लीमेंट करना होगा, और ग्रेटर पॉलिटिकल विल चाहिए कि इनको एलिएनेट होने से रोका जाए। और पॉलिटिकल जो ये इश्यूज, पॉलिटिकल इकोनॉमिक जैसे इश्यूज हैं, ये इश्यूज पॉलिटिकल विल से ही, पॉलिटिकल सॉल्यूशन से ही सॉल्व होते हैं, लड़ाई झगड़े से सॉल्व नहीं होते हैं, शांति से बात करके ही सॉल्व होते हैं। तो इसलिए पॉलिटिकल विल का होना भी जरूरी है, तभी जाके इन सब चीज़ों को हम खत्म कर पाएंगे। और जो ट्राइबल एम्पावरमेंट है उसके लिए हम और ज़्यादा से ज़्यादा नई स्कीम्स लेके आएँ, या फिर जो पुरानी स्कीम्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करें, ट्राइबल एम्पावरमेंट हो, ट्राइबल एजुकेशन बढ़े, तो जिससे अपने आप ही इनके साथ मिलना लोग बंद कर देंगे, नक्सलाइट बनना लोग बंद कर देंगे। तो इस तरीके से इसमें दिया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं। ये आर्टिकल समाजवादी पार्टी में जो आपसी झगड़े चल रहे हैं उनसे रिलेटेड है। तो हमारे कुछ बहुत ज़्यादा काम का है नहीं इसमें, आर्टिकल में कुछ खास दिया नहीं है, बस ये कि फैमिलीज ये पूरा एक लीड कर रही हैं, इधर चाचा, ताऊ, बेटा, पिता या फिर वाइफ, ये सारे ही लोग उसके लीडर्स हैं, हेड्स हैं, और फिर वो आपस में लड़ रहे हैं। तो ये डेमोक्रेसी का हनन है एक तरीके से ये, क्योंकि कोई भी पार्टी जिसमें कि लीडर्स सारे एक ही फैमिली से हों वो डेमोक्रेटिक नहीं हो सकती। जब वो पार्टी इटसेल्फ इंटरनली डेमोक्रेटिक नहीं है, तो हाउ इट कैन बिकम डेमोक्रेटिक इन द एक्सटर्नल अफेयर्स। उस टाइप की इसमें चीज़ें हैं। फिर कुछ इसमें बताया है कि जैसे सीएम ये रहे हैं अभी अखिलेश, लेकिन 4.5 सीएम यहाँ काम कर रहे थे, पिता थे, चाचा थे, और इस तरीके से उनके प्रेशर में काम किया तो सीएम अखिलेश काम नहीं कर पाए। तो ये भी एक डेमोक्रेसी का पतन ही है कि प्रॉपर तरीके से लीडर जो बना है वो काम नहीं कर पा रहा है, सीएम काम नहीं कर पा रहा है। इस तरीके से इस आर्टिकल में कुछ खास काम है नहीं। नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं, चेंजिंग फॉरेन पॉलिसी, उससे रिलेटेड आर्टिकल है। तो फॉरेन पॉलिसी हमारी अब तक क्या थी और चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं उसमें, इस आर्टिकल में थोड़ा देखते हैं। तो पुराना एक सिनेरियो हम इसका देखें तो वर्ल्ड वाज बाइपोलर, जिसमें कि एक पोल यूएसए और एक पोल यूएसएसआर। अब इन पोल्स के साथ ही लोग खड़े थे, एक तरफ नाटो बन गया, दूसरी तरफ वार्सा पैक्ट, ये रशिया का वार्सा पैक्ट। तो इन दोनों में क्या था कि किसी भी एक कंट्री पे जो भी इनकी सदस्य है उस पे अटैक पूरा एक नाटो पे अटैक माना जाएगा, सेम था वार्सा पैक्ट में। तो ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस चल रहे थे उस टाइम पे, मिलिट्री लेड फॉरेन पॉलिसीज बनती थी, मिलिट्री लेड फॉरेन पॉलिटिक्स का वो एरा था। वो एरा चेंज हुआ धीरे धीरे, कब एलपीजी जब से आया, यूएसएसआर का पतन हुआ, तो एक कम्युनिटी बेस्ड, सॉरी आइडियोलॉजी बेस्ड इनका जो लड़ाई झगड़ा था कि यूएसए डेमोक्रेटिक, यूएसएसआर कम्युनिस्ट,
ये आइडियोलॉजी का लड़ाई झगड़ा, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आइडियोलॉजी के लड़ाई झगड़े की वजह से वर्ल्ड वॉर हुआ है, तो इनका कोल्ड वॉर एरा में आइडियोलॉजी बेस्ड लड़ाई चल रही थी, वो एलपीजी और यूएसएसआर के पतन के बाद खत्म हो गई। 2-3 दिन पहले हमने टीना की बात की थी कि देयर इज नो अल्टरनेटिव नाउ, यू हैव टू फॉलो एलपीजी। ये मार्गरेट थैचर ने बोला था, पीएम थी इंग्लैंड की, इन्होंने बोला था। तो एलपीजी के एरा में सब एलपीजी फॉलो करने लगे। तो सबकी जो अभी तक चली आ रही फॉरेन पॉलिसीज थी विच वाज डिपेंडेंट ऑन मिलिट्री पावर, मसल पावर, इट चेंज्ड टू इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमी बेस्ड फॉरेन पॉलिसीज बनने लगी। नेक्स्ट कि इसमें अब ये बाइपोलर वर्ल्ड से यूनिपोलर हो गया, तो वारसा अपने आप खत्म हो गया, नाटो का रोल ऑलमोस्ट डाउन हो गया, बहुत कम हो गया, यूएन का अपना रोल बढ़ गया, क्योंकि जब ये मिलिट्री बेस्ड चीजें खत्म हो गई हैं तो यूएन का रोल अपने आप बढ़ जाएगा। तो उस एरा में, चेंजिंग एरा में, जब यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया तो लोग यूएसए की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होने लगे। देन नाउ नेक्स्ट सिनेरियो जो है वो क्या है कि एक तरफ यूएसए है, एक तरफ रसिया है, एक तरफ चाइना है, फिर ईयू, इंडिया, इस तरीके से बहुत सारे पोल सब धीरे धीरे बनते जा रहे हैं। चाइना तेजी से ग्रो कर रहा है, तो ये एक एशिया में रीजनल पावर हो गया। इंडिया साउथ एशिया की रीजनल पावर हम बोल सकते हैं। ईयू इटसेल्फ अपने आप में, यहाँ पे जर्मनी, फ्रांस और यूके, ये तीनों रीजनल पावर्स हैं। यूएसए ये एक वर्ल्ड पावर है, और ये यूनिपोलर वर्ल्ड में इसने बहुत दिनों तक इसका राज रहा है। रशिया मिलिट्री पावर अभी भी बहुत बड़ी है, हालांकि इसकी इकोनॉमी थोड़ी कम हो गई है, डाउन हो गई है, लेकिन फिर भी ये मिलिट्री पावर है और ये रीजनल पावर है। इकोनॉमी इसकी डाउन हो गई है, टुकड़े हो गए, तो अब रिसोर्सेज भी कम हो गए, बट गए इधर उधर, और इंडस्ट्रीज भी इधर उधर डिवाइड हो गई हैं, तो इसकी इकोनॉमी कम हो गई है। लेकिन इस सिनेरियो में अभी जो फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए वो किस टाइप से होनी चाहिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फॉरेन पॉलिसी हमारी पहले क्या थी कि जब कोल्ड वॉर का एरा था, नाटो वार्सा पैक्ट का एरा था, तो इन रेस्पेक्ट ऑफ इंडिया अब हम देखते हैं तो इंडिया वाज अ मेंबर, फाउंडर मेंबर ऑफ नेम। नेम क्या है? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो ये मूवमेंट ना तो हम नाटो के साथ जाएंगे ना वार्सा पैक्ट में हम शामिल होंगे। इससे रिलेटेड ये था, फॉरेन पॉलिसी हमारी इस पे बेस्ड थी। हमारी फॉरेन पॉलिसी थी पंचशील का सिद्धांत, जिसमें कि शांतिपूर्ण अस्तित्व, दूसरे के अफेयर्स में, इंटरनल अफेयर्स में दखलंदाजी नहीं करना, और हमारी जो बॉर्डर्स हैं उनकी इज्जत करना, इस टाइप से हमारी फॉरेन पॉलिसी थी। तो ना हम नाटो में गए ना वार्सा पैक्ट में गए, हमने नैम में पार्टिसिपेट किया। नैम को बनाने वाले कौन लोग थे? नेहरू, टीटो, नसीर और कास्त्रो, इस टाइप से लोग थे जिन्होंने मिलकर नैम का जो प्लेटफॉर्म है वो खड़ा किया था। और नैम का एक अलग से अस्तित्व थर्ड वर्ल्ड के लिए स्टार्ट हुआ था उस एरा में। तो थर्ड वर्ल्ड की ऐसे कोई सिंगल देश की औकात नहीं थी। तो उस टाइम पे हमारी फॉरेन पॉलिसी बेस्ड थी एक कलेक्टिव यूनिटी। भले ही हमारी मिलिट्री यूनिटी नहीं थी कि एक देश पे अटैक किया जाए तो सभी देशों पे माना जाएगा, लेकिन कलेक्टिवली वी कैन रिप्रेजेंट आवर थॉट्स, वी कैन पुट आवर थॉट्स इन द वर्ल्ड सिनेरियो, इन द वर्ल्ड कम्युनिटी विद अ वेटेज। इस टाइप से हमारी फॉरेन पॉलिसी थी, तो उसमें नेम का एक इम्पोर्टेंट रोल था। सो नाउ नेम का जो पार्टिसिपेशन था वो उस एरा के हिसाब से इम्पोर्टेंट था। उसके बाद कुछ और चीज़ें यदि देखी जाएं तो कि जैसे इंडिया फाउंडिंग मेंबर रहा है किस किस का, कि सार्क, उसके बाद बिम्स्टेक, ब्रिक्स, बीसीआईएम। तो यहाँ पे जो 3 पोल्स थे वर्ल्ड के, उनसे चेंज होके फॉरेन पॉलिसी एक शिफ्ट हुई है रीजनल जो ग्रुप्स हैं उन ग्रुपिज्म की तरफ। सो इन दैट सिनेरियो ऑल्सो ये इंडिया ने भी चेंज किया है कि नॉन अलायंस से उन देशों के साथ अलाइनमेंट जो कि हमारे लिए जरूरी है, जो कि हमारे लिए फायदेमंद है, और देश के हितों को पहले रखा जाए, नॉन अलाइनमेंट को सेकेंडरी कर दिया जाए। तो ये हमने 70s के डिकेड में ही स्टार्ट हो गया था, जब हमने रशिया के साथ फ्रेंडशिप कॉपरेशन की थी, फ्रेंडशिप एक संधि की थी, तब से हमने स्टार्ट कर दिया था। तो ये चेंजिंग इन द इंडियन फॉरेन पॉलिसी तब से स्टार्ट हुआ है। फिर उसके बाद देखें कि अभी क्या चेंजेस आए, तो उसमें हम देखते हैं कि अभी जैसे ब्रिक्स की समिट हुई है, तो ब्रिक्स समिट में हमने बहुत एग्रेसिवली चीज़ों को रखा है। तो
इट इज़ अ चेंज इन आवर फॉरेन पॉलिसी कि एग्रेसिवनेस हम उसमें ला रहे हैं। अभी तक हम थे सॉफ्ट पावर और अब हम एग्रेसिव होके, जैसे एक दिन पहले भी मैंने बताया था कि न्यूक्लियर पॉलिसी में हमारी में नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है। तो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी से इसको हटा के और फर्स्ट यूज पे भी लाने के लिए बीच में प्रदर्शन किए थे और बातें स्टार्ट हुई थी। तो ये हमारे उसमें चेंजेज आ रहे हैं। फिर हम देखें चेंजेज तो कि यूएसए के साथ हमारे रिलेशन सुधरते जा रहे हैं और रशिया के साथ हमारे रिलेशंस उस लेवल के नहीं रहे जो इस एरा में थे। 70s के डिकेड में और कोल्ड वॉर में हमारे रिलेशंस इनके साथ रहे। यूएसए के साथ जैसे एक PL-480, ये फूड से रिलेटेड एक संधि थी हमारी। उसमें प्रॉपर तरीके से हमें फूड प्रोवाइड नहीं कर पाता था, पाकिस्तान को ये सपोर्ट करता था, पाकिस्तान इसका अलाई बन गया था। तो उस सिनेरियो में और चाइना वॉर हमारा हुआ, उस सिनेरियो में रशिया ने हमारा साथ दिया। तो रशिया वॉज आर स्ट्रेटेजिक पार्टनर, अभी भी हमारा वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, लेकिन अब स्ट्रेटेजिक अलाय हमारा उस तरीके से नहीं है जैसे वो पहले था। दैट मीन्स कि रशिया ने जो अपने ये 7th जहाजी बेड़ा यूएसए का आया था जब, उसके अगेंस्ट रशिया ने अपनी सबमरीन्स हमारे लिए भेज दी थी, उतार दी थी। तो इसलिए जब पाक के अगेंस्ट ये सब हो रहा था, पाक के अगेंस्ट लड़ाई हुई थी, उस टाइम का है ये। तो ऐसा रशिया अब हमारे साथ नहीं खड़ा होगा, ये इस आर्टिकल में ये शो करना चाह रहे हैं कि रशिया से हमारी संबंध ठीक हैं, लेकिन रशिया से हमारे संबंध अब कितने रह गए हैं कि वो एक हमारे लिए हथियार बेचने वाला एक देश रह गया है। हमारा जो उनके साथ प्रगाढ़ संबंध था कि वो हमारे लिए लड़ने को भी तैयार थे, वो खत्म हो गया है। और इस सिनेरियो में लेकिन इंडिया को ये लेके चलना चाहिए कि फॉरेन पॉलिसी इस तरीके से टैकल की जाए, इस तरीके से बनाई जाए कि इंडिया यूएस से रिलेशन भी ठीक हो, लेकिन रशिया के साथ जो हमारी स्ट्रेटेजिक अलाय थे, एक बहुत अच्छे हमारे संबंध थे, वो बने रहें, वो खत्म ना हो। क्योंकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये जीरो सम गेम को इन्होंने एक एग्जांपल दिया, तो ये ऐसा गेम नहीं है जिसमें कि एक के साथ रिलेशन सुधारो तो दूसरे के साथ बिगाड़ना जरूरी है। आप डिप्लोमेटिक तरीके से, जिसको कूटनीति बोलते हैं, तो डिप्लोमेटिक तरीके से काम करके दोनों के साथ संबंध बना सकते हो और रशिया के साथ जो हमारे पुराने संबंध थे उनको भी हम साथ में लेके चल सकते हैं। सो व्हाट इज द सिनेरियो? तो इसमें कोहेरेंस मेंटेनेंस, मतलब मेंटेनिंग कोहेरेंस इज मैंडेटरी और बैलेंस बना के चलना जरूरी है। फिर दूसरा कि सारे एस्पेक्ट्स को देखते हुए, अब सभी को कंसीडर करते हुए हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करनी होगी कि हम एक तरफ ना जाएं, पुरानी चीज़ों को, पुराने दोस्तों को ना छोड़ें, नए दोस्तों को ठीक है नए दोस्त बनाए जाएं लेकिन पुराने ना छोड़े जाएं, जैसे हमारे पीएम ने कहा भी था अभी। और एक आर्टिकल 2-3 दिन पहले भी आया था कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए कि जो भी लीडर जिस भी कंट्री का टाउन में है उसी की बारे में, उसी की बातें बोलने लगे, उसी का अच्छा बोलने लगे, वो सब ना करके हमें एक रोबस्ट स्ट्रेटेजी की ज़रूरत है। तो वो हमें करना ज़रूरी है। फिर इसमें आगे इन्होंने दिया है कि इंडिया के आगे नीड्स क्या-क्या हैं, इंडिया क्या-क्या चाहता है। तो एमटीसीआर में जैसे हमें सदस्यता मिल गई है, लेकिन ये टोटल 4 ग्रुप्स हैं ऐसे ही। एनएसजी में हम चाहते हैं सदस्यता। इसमें क्या रोड़ा है? नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। चाइना और न्यूजीलैंड इनके साथ और 1-2 कंट्रीज़ और थी जिन्होंने मना किया कि एनपीटी पे इंडिया ने साइन नहीं किया है तो हम इंडिया को मेंबर नहीं बनने देंगे, उसका मेंबर हमें बनना है। तो फिर हमें चौतरफा एक फॉरेन पॉलिसी बनानी पड़ेगी जिसमें सभी लोगों को हम साथ में लेके चल पाएँ, जैसे नॉन ज़ीरो सम गेम्स को बोला है, तो उस तरीके से हमें काम करना होगा। चाइना भी साथ में हो, वीटो ना कर पाए कहीं जहाँ भी हमारी प्रॉब्लम्स यूएन में आती हैं। रशिया भी हम साथ में हो हमारे, और यूएसए भी हमारे साथ में, और बाकी कंट्रीज के साथ भी हमारे अच्छे रिलेशंस हो। तो इसके बाद हम चाहते हैं वासेनर ग्रुप, जो कि कन्वेंशनल आर्मामेंट्स के प्रोलिफरेशन को रोकने के लिए। नेक्स्ट हम सदस्यता चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, ये है केमिकल वेपन से रिलेटेड है, जो गैस वगैरह यूज में ली गई थी, मस्टर्ड गैस, ऐसी चीज़ें ना की जाएं, उसके लिए तो हम उसकी भी मेंबरशिप चाहते हैं। एससीओ भले ही हम मेंबर बन चुके हैं, लेकिन एससीओ में एक बड़ा रोल प्ले करना चाहते हैं। नेक्स्ट आसियान जैसे ग्रुप्स हैं, उनमें हम मेंबर बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका फ़ायदा भी है कि ग्रुप्स में अंदर रहने से बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन ग्रुप्स के बाहर रह के सिर्फ वॉच करना ये फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है। हाउ? कि ग्रुप्स के अंदर यदि आप हो तो कोई भी डिक्लेरेशन जो उस ग्रुप का होने वाला है, इसमें आपका पार्टिसिपेशन होगा और इट कैन प्रोटेक्ट योर ग्राउंड्स, वेदर इट इज़ मॉरल ग्राउंड और इकोनॉमिकल इश्यूज, ये उन सबको प्रोटेक्ट कर पाएगा। जैसे कि अभी गोवा डिक्लेरेशन में हम जो चाहते थे वो चीज़ें हम डलवाने में लगभग कामयाब रहे।
हालांकि कुछ चीज़ें हम चाइना के विरोध की वजह से पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं डलवा पाए, लेकिन फिर भी हम जो चाहते थे हमने काफ़ी कुछ कर लिया। तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ दैट कि हम ग्रुप में अंदर थे, तो इसलिए और सारे ग्रुप्स में अंदर मिलके हमें काम करना ज़रूरी है, उन ग्रुप्स में रहना हमें ज़रूरी है। लेकिन हम फिर वो ना करें जैसे कि हमने ब्रिक्स में किया डिक्लेरेशन में, कि सिर्फ टेररिज्म पे बेस्ड हमने पूरा डिक्लेरेशन बना दिया, टेररिज्म की सिर्फ बुराई कर ली इस डिक्लेरेशन में। वो सब ना करके बाकी सारी चीज़ों को भी हमें साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो वर्ल्ड पॉलिटिकल सिनेरियो जो चेंजिंग है उसके हिसाब से इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसीज बनानी होंगी। नेक्स्ट इसमें कि इन्होंने नेम की रिलेवेंस के बारे में बोला कि वाई नेम इज रिलेवेंट येट। हालांकि हम बोल रहे हैं कि फॉरेन पॉलिसी चेंज करनी चाहिए हमें, फॉरेन पॉलिसी चेंज हम करते हैं तो हम फिर भी नेम को हमें साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि नेम हमारा एक हेरिटेज है, नेम हमारी बेसिक प्रिंसिपल्स हैं पंचशील के, वही नेम के प्रिंसिपल्स हैं। तो इसलिए नेम को हमें साथ में लेके चलना चाहिए। और नेम की रिलेवेंस क्या क्या है कि इन्होंने एक आर्ग्यूमेंट के सॉरी व्यंग्यात्मक तरीके से एक चीजें लिखी है कि चाइना का जो राइज हुआ है पीसफुल राइज, दैट इज सो कॉल्ड पीसफुल राइज। सो कॉल्ड वर्ड जो है वो सरकाज्म के लिए यूज में लिया जाता है। दैट मीन्स कि चाइना का राइज पीसफुल नहीं है, वो अपनी मसल पावर्स बढ़ा रहा है, इकोनॉमिक पावर्स के साथ साथ मिलिट्री अपनी बढ़ा रहा है लगातार। तो दिस इज नॉट एट ऑल अ पीसफुल राइज जो कि वो क्लेम करते हैं। तो उसके अगेंस्ट एक संतुलन बनाने के लिए हमें और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को साथ में लेके चलना पड़ेगा। उसके लिए नेम एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, हमें मोरल सपोर्ट देने के लिए नेम अच्छा प्लेटफॉर्म है। दूसरा, एनवायरनमेंट रिलेटेड कोई भी चीज़ें हैं वर्ल्ड की, जैसे कि ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, इन सब में जो क्योटो प्रोटोकॉल का हम देखें तो इंडिया का स्टैंड जो था कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ने ज़्यादा एमिशन नहीं किया है, इसमें एमिशन पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज का है, तो उनको इसकी ज़्यादा जिम्मेदारी उठानी चाहिए। उसमें भी नेम कंट्रीज ने इंडिया का साथ दिया, और पर कैपिटा एमिशन की बात जो इंडिया करता था उसमें नेम हमारा सपोर्ट करता था, तो इसलिए भी हम नेम को नहीं छोड़ सकते। और एनवायरनमेंट का देखें तो एनवायरनमेंट को डिग्रेड लगातार डेवलप्ड कंट्रीज कर रही हैं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं पहचान रही हैं। और जैसे क्योटो प्रोटोकॉल में तो यूएसए शामिल भी नहीं हुआ था, उसने साइन भी नहीं किए थे। तो उन सारी चीज़ों के विरोध के लिए हमारे पास नेम एक प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट की डब्ल्यूटीओ जैसे ट्रेड और या फिर ट्रिप्स का हम देखें कि ट्रिप्स में पेटेंट्स को लेके, तो इन सब चीज़ों पे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का एक कॉमन थॉट्स हैं। हाउ कि ट्रेड में हम देखें तो हमारे पास लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, इनका देखा जाए तो हमारे पास लैंड और लेबर खूब है, कैपिटल हमारे पास नहीं है, एंटरप्रेन्योर्स हमारे पास नहीं है, और रिसोर्सेज ये हमारे पास ठीक ठाक है लगभग। तो कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप और टेक्नोलॉजी ये हमारे पास नहीं है सभी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के पास। और यूरोपियन कंट्री जो नॉर्थ साउथ एक डिवाइड है ट्रेड्स को लेके, तो उसमें नॉर्थ के पास बाकी सारी चीज़ें हैं, हमारे पास लेबर अवेलेबल है। तो नेगोशिएशंस इन डब्ल्यूटीओ, इसमें भी हम नेम का यूज ले सकते हैं, हम अपने हिसाब से उसकी पॉलिसीज बनवाएं। इसके लिए हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए, और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आज की डेट में थर्ड वर्ल्ड के लिए नेम है। नेक्स्ट जो ट्रिप्स में मैंने पेटेंट की बात की, तो पेटेंट्स के पैसे लिए जाते हैं, पेटेंट्स 15 से 20 साल के लिए दिया जाता है, और फिर वो जब तक उसको रॉयल्टी ना पे की जाए जिसका पेटेंट है, तब तक आप नहीं बना सकते प्रोडक्ट और बेच भी नहीं सकते। तो जैसे ड्रग्स का मामला देखें, हम जेनरिक ड्रग्स हम बनाते हैं तो वो हमारे लिए एसेंशियल है, क्योंकि ना कोई भी ऐसी ड्रग जैसे कैंसर की ले लीजिए, टीबी की कुछ भी ले लीजिए, वो इतनी महंगी होती हैं, ग्लेवेक की जैसे ड्रग्स आती हैं, तो ये इतनी महंगी होती हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। बीपीएल फैमिलीज, एपीएल फैमिलीज, क्या तो क्या बोला जाए, मिडिल क्लास फैमिलीज तक भी इनको अफोर्ड नहीं कर सकती। तो उस केस में पेटेंट्स को ना फॉलो करते हुए, पेटेंट्स को तोड़ के एक जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हम ड्रग्स बना पाए, जेनरिक ड्रग्स, तो वैसी सारी चीज़ें ट्रिप से रिलेटेड, पेटेंट से रिलेटेड जो है, उनमें भी नेम हमारे लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो इसलिए भी हम नेम को नहीं छोड़ सकते। नेक्स्ट चीज़ें हम देखें तो इसमें कि सार्क की इसने बताइए कि सार्क का रिलेवेंस खत्म नहीं हुआ है। हमने अभी नेम का रिलेवेंस देख लिया, अब सार्क का रिलेवेंस हम देखते हैं। तो सार्क का इसमें इन्होंने कहा है कि सिर्फ पाक से लड़ाई है इसलिए सार्क को हम खत्म कर दें, ये ठीक नहीं है। सार्क का प्लेटफॉर्म सिर्फ पाकिस्तान से नहीं है, सार्क में बाकी और कंट्रीज भी हैं, टोटल 8 कंट्रीज हमारी हैं। तो पाकिस्तान से लड़ाई है इसका मतलब बाकी सारी कंट्रीज के साथ इकोनॉमिक टाइज और अब तक जो उस प्लेटफॉर्म पे डेवलपमेंट्स हुए थे वो सारे 1 मिनट में खत्म कर दिए जाएं, दैट इज नॉट एट ऑल ओके। क्यों? क्योंकि चाइना, सार्क का रिलेवेंस क्या है कि चाइना से फ्री है सार्क। बाकी हम यदि देखें जैसे बिम्स्टेक,
या फिर BCIM या फिर आसियान, कोई भी और आसियान में जैसे हम अभी तक मेंबर नहीं है, लेकिन चाइना का इस पे इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। BCIM बिम्स्टेक में चाइना का इन्फ्लुएंस है, इसमें चाइना इटसेल्फ है, और इधर इसमें जो थाईलैंड और ये कंट्रीज़ हैं इन पे चाइना का बहुत इन्फ्लुएंस है। म्यांमार के साथ चाइना के बहुत सालों से स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं। तो चाइना का जो इफेक्ट है वो इन दोनों में है, सार्क में नहीं है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि चाइना अपनी जो OBOR और मेरीटाइम सिल्क रूट इनके थ्रू इन कंट्रीज को, जो जैसे बांग्लादेश हो गया या फिर नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, और आसियान की कंट्रीज हैं, बिम्स्टेक की कंट्रीज हैं, इन सभी को इन्फ्लुएंस कर रहा है। बाकी सारे लोग इसका स्वागत भी कर रहे हैं। तो सार्क इज द प्लेटफॉर्म वेयर चाइना इज नो वेयर, इंडिया उसमें लीडर है, इंडिया लीडिंग पोजीशन पे है। तो सार्क की जो रिलेवेंस है वो साफ साफ दिख जाती है कि सार्क की रिलेवेंस क्यों है। नेक्स्ट फिर इसमें इन्होंने बात की है कि ब्रिक्स की जैसे है कि हम सार्क को और क्यों ना भूलें, कि ब्रिक्स हम देखते हैं तो ब्रिक्स का जो इनिशिएट हुआ था ब्रिक्स, तब इसमें ये देखा गया था कि जो कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज, इंडिया, चाइना और रसिया, इनका ये जो एक ट्रायंगल है, इंडिया, चाइना और रसिया, ये जो ट्रायंगल है, ये यदि इकट्ठे होके चलता है तो इट कैन बी अ काउंटर पार्ट ऑफ USA एंड EU जैसी जो पावर्स हैं। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि इंडिया के USA से जैसे जैसे रिलेशन सुधर रहे हैं, इंडिया की USA से जैसे जैसे टाइज बढ़ती जा रही हैं, इंडिया के रिलेशंस रशिया के साथ कम होते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ चाइना और रशिया के रिलेशंस सुधर रहे हैं। चाइना और रशिया की एक कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो गई है, कोऑर्डिनेशन की, जो इकोनॉमिकली और स्ट्रेटेजिकली दोनों तरीके से इनके लिए इम्पोर्टेंट है, और वो दोनों तरीके से पास भी आ रहे हैं। तो चाइना और रशिया का एक रिलेशन बूम पे सुधर रहा है। इंडिया रशिया रिलेशंस उतने अच्छे नहीं रहे, जैसे अभी हमने बात की कि कोल्ड वॉर के टाइम पे थे। अभी वो एक हथियार सप्लायर रह गया है मात्र, एक हमारा जो पहले स्ट्रेटेजिक अलाई हो करता था कि हमारे साथ खड़ा था लड़ाई में भी, वो अब हमारे साथ नहीं है वैसा। तो उसमें फिर ब्रिक्स में कि ये जो टूटन है ब्रिक्स की एक, उसकी वजह से भी सार्क का रिलेवेंस है। नेक्स्ट देखा जाए तो ब्रिक्स में रशिया, ये हमने ऑलरेडी बात की एक आर्टिकल में, रशिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका, इन तीनों की अपनी अपनी समस्याएं हैं। तो बचा चाइना और इंडिया, ये दोनों ठीक है फास्टेस्ट ग्रोइंग अभी भी हैं कंट्रीज, लेकिन रशिया ऑयल एंड गैस, इनके प्राइजेस कम होने से, सैंक्शंस लगाने से रशिया की इंपॉर्टेंस कम हो गई है। ब्राजील भी सेम ऑयल एंड गैस का एक्सपोर्ट करता था, तो वहाँ भी अभी प्रॉब्लम है, इनके रेट्स डाउन उनसे। साउथ अफ्रीका में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ रहा है, वहाँ के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला था ब्रिक्स की समिट में। तो इस तरीके से इनकी आपसी प्रॉब्लम्स हैं, इनकी खुद की, तो उस वजह से भी ब्रिक्स का प्लेटफॉर्म एक डाउन है। तो फाइनली ये कोशिश दिखाने की कर रहे हैं कि सार्क का इम्पोर्टेंस बाकी है और नेम का इम्पोर्टेंस भी बाकी है। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो रोबस्ट हो, जैसे कि इतनी चेंजिंग नेचर की ना हो कि हमारे किसी से ढंग के रिलेशंस बन ही ना पाए। तो इस तरीके की चीज़ें इसमें दिखाने की कोशिश की है। नेक्स्ट इसमें कुछ कुछ चीज़ें बोली है इन्होंने कि और प्रॉब्लम्स क्या है हमारे सामने, कि चीन का जो राइज है, पीसफुल राइज जिसको इन्होंने बोला कि सो कॉल्ड, तो ये पीसफुल राइज ये गलत है कंसेप्ट, ऐसा कुछ है नहीं। फिर कि चीन ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो वो हमारे लिए जितना ये ग्रो करता है हमारे पड़ोस में, और हमारा दुश्मन यदि ग्रो कर रहा है तो उसको काउंटर बैलेंस करना जरूरी है हमारे लिए। मसल पावर्स इसकी लगातार बढ़ रही है, रशिया से संबंध इसके लगातार सुधर रहे हैं, पाकिस्तान से इसके संबंध जो है वो भी लगातार टाइटन होते जा रहे हैं इनके रिलेशंस। दूसरी तरफ रशिया और पाकिस्तान के भी रिलेशंस बने हैं, इन्होंने संयुक्त अभ्यास किया है अभी। तो ये भी हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है कि रशिया हमसे दूर जा रहा है, हम USA के जैसे ही पास गए रशिया हमसे दूर जाने लगा, पाकिस्तान के पास जाने लगा, रशिया डाइवर्सिफाई कर रहा है अपने मार्केट को। तो दिस इज अ प्रॉब्लम फॉर अस, वी हैव टू टैकल बोथ दीज थिंग्स टुगेदर, वी हैव टू मेक ए फॉरेन पॉलिसी लाइक दैट ओनली, कि जिसमें हम सभी कुछ बैलेंस करते हुए चल पाए। हम इस तरह की फॉरेन पॉलिसी नहीं बना सकते कि जो जीरो सम गेम पे बेस्ड हो। तो ये सारी चीज़ें, फिर इसमें कि हमारी जो नई फॉरेन पॉलिसी है तो उसमें भी इन सब चीज़ों को जो शिफ्ट एक वर्ल्ड ग्लोब में हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में एक शिफ्ट हो रहा है फॉरेन पॉलिसीज का, ग्रुप रीजनल ग्रुप्स में फॉरेन पॉलिसीज बन रही हैं, तो उस तरीके का शिफ्ट हमें अपनी में लाना जरूरी है। लेकिन उसके साथ उन चेंजेस के साथ साथ
कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा, जैसे कि परमानेंट रिलेशनशिप्स हमारे कुछ कंट्रीज के साथ जो है वो बिगड़े ना। दूसरा, अलाइनमेंट्स जो हमारे हैं उनमें एक कंसिस्टेंसी बनी रहे। 21st सेंचुरी में ऑल ओवर द वर्ल्ड ये चीज़ जरूरी है कि अलाइनमेंट में कंसिस्टेंसी हो, लेकिन सिर्फ कंसिस्टेंसी हो ऐसा जरूरी नहीं है। अलाइनमेंट हमारे औरों के साथ भी उसके साथ में बनते रहें। दैट मीन्स कि एक अलाइनमेंट को हम ना छोड़ें, लेकिन साथ में दूसरे अलाइनमेंट भी हम रखें। नॉन अलाइनमेंट को हम ना छोड़ें, लेकिन और लोगों के और ग्रुप्स के साथ हम अलाइन करें। इस तरीके की चेंज हमें जरूरी है, और उसमें फूक फूक के हमें कदम रखने पड़ेंगे। ये भारत यूएसए संबंध, भारत रशिया संबंध को साथ में लेके चलना पड़ेगा। रशिया चाइना की जो कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको देखते हुए हमें चाइना और रशिया के जो रिलेशंस हैं उनमें पेनिट्रेट करते हुए रशिया के साथ हमारे अच्छे रिलेशंस बनाने पड़ेंगे। रशिया जो कि बार बार कहा जा रहा है कि सिर्फ हथियार सप्लायर बन गया है, उसको मोस्ट फेवर्ड डिफेंस सप्लायर बनाने की बजाय उसे हम पुराना एक दोस्त जो हमारा था, अलाय हमारा था स्ट्रेटेजिक, उस लेवल पे ले जाने की फिर से जरूरत है। चीन के साथ संबंध कि रशिया चाइना जो रिलेशंस हैं वो यूएसए के एशिया में पेनिट्रेशन को रोकने के लिए इनका एक अलायंस है। तो दैट इज ओके, ठीक है, यूएसए का पेनिट्रेशन हो ना हो वो दूसरी चीज है, लेकिन हमें इनका ये जो है उसमें अपने हित साथ में देखते हुए उस ट्रायंगल को कंप्लीट करके रखना है, और साथ में यूएसए को भी काउंटर बैलेंस करना है। यूएसए के साथ भी हमारे संबंध अच्छे होने चाहिए। तो इन सारे इंपॉर्टेंट मुद्दों को ध्यान में रखते हुए और हमारी जो ज़रूरतें हैं उनको ध्यान में रखते हुए, जैसे कि हमारी ज़रूरत है कि एक्सेलरेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ हमें चाहिए, हमारे जो ह्यूमन असेट्स हैं वो वर्ल्ड में काम कर पाए, ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे जो हैं, ह्यूमन कैपिटल हमारा बाहर जाके काम कर पाए, वर्ल्ड का फोकस हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज पे आ पाए, इसके लिए भी हमें काम करना है। तभी जाके जो 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है उसमें इंडिया अपना एक अच्छा हिसाब किताब देख सकता है, अपना जो इनक्रेडिबल इंडिया है वो इनक्रेडिबल फ्यूचर को तय कर सकता है। इस तरीके से इस आर्टिकल को इन्होंने कंक्लूड किया। तो इट इज़ अ गुड आर्टिकल कि हमें सिर्फ टेररिज्म पे फोकस नहीं करना चाहिए, हमें बाकी चीज़ों पे भी फोकस करना चाहिए जो कि इंडिया की नीड्स हैं। तो इट्स अ गुड आर्टिकल फॉर फॉरेन पॉलिसी। नेक्स्ट आर्टिकल हम देख लेते हैं। ये आर्टिकल है कनाडा और ईयू इनके बीच में एक CETA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट, ये अभी रेटिफाई होना है, अभी तक नहीं हुआ है। तो इसके लिए उनके कनाडा के हेड हैं वो आ रहे हैं, तो उसका विरोध कर रहे हैं लोग बेल्जियम में। तो उस पे बेस्ड ये आर्टिकल है कि एक तो CETA इसका विरोध किया है, एक TTIP इसका विरोध कर रहे हैं लोग। इन दोनों का TTIP क्या है? ये है ट्रांस अटलांटिक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप। ये EU और USA के बीच है, ये EU और कनाडा के बीच हो गया। तो इनका विरोध क्यों कर रहे हैं लोग यूरोपियन यूनियन में, इस पे बेस्ड ये आर्टिकल है। तो इसमें हम देखें कि जो CETA है इसमें क्या प्रोविजंस हैं वो देखते हैं। फर्स्ट, CETA में प्रोविजंस है कि 98% तक टैरिफ खत्म कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट इसमें कि रेगुलेशन जो है फाइनेंशियल सर्विसेज का, कॉपरेशन जो हो रहा है वो रेगुलेशन टू फाइनेंशियल सर्विसेज एंड टेलीकॉम सर्विसेज उससे रिलेटेड है। फिर इसमें चीज़ें कि क्या क्या फ़ायदे होंगे दोनों को। EU को 11.6 बिलियन यूरो इतने तक का इसको फ़ायदा है, ट्रेड होगा, और इधर कनाडा को ये 8.2 बिलियन तक इन्होंने डाटा दिया है कि इतने तक का इनको फ़ायदा होगा। लेकिन फिर भी लोग विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं? उन्होंने एक और डाटा दिया है कि पॉपुलेशन का डाटा इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इतने सारे लोग यहाँ पे 3.6 मिलियन कनाडा के हैं और ये 550 मिलियन ये पॉपुलेशन इधर EU की हो गई। अब ये लोग एक वर्ल्ड के बड़े पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। दे आर डेवलप्ड कंट्रीज, दे आर रिप्रेजेंटेटर्स ऑफ द होल वर्ल्ड कम्युनिटी। तो दे आर अगेंस्ट ऑफ दिस थिंग। So why they are against of this thing? So this is a turn around in globalization. ग्लोबलाइजेशन का एक तरीके से विरोध कर रहे हैं इन CETA और TTIP का विरोध करके। तो दैट इज ए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि क्या ग्लोबलाइजेशन के जो बोलते हैं दिन लद गए हैं, ग्लोबलाइजेशन अब उतना जरूरी और फायदेमंद नहीं रहा है जितना पहले था। तो उस तरीके के क्वेश्चंस इससे निकल के आते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का सिनेरियो चेंज क्यों हो रहा है, इसका विरोध क्यों हो रहा है।
जबकि एक टाइम पे हम टीना की बात करते थे कि देयर इज नो अल्टरनेटिव एक्सेप्ट ग्लोबलाइजेशन। वो सारी चीजें इसमें, अब इसमें अब देखते हैं हम आर्टिकल में। तो इसका विरोध ये सारे लोग कर रहे हैं बेल्जियम के साथ। इससे थोड़े दिन पहले ऑस्ट्रिया की गवर्नमेंट ने भी विरोध किया था कि इसमें चीजें चेंज की जाए। नेक्स्ट कि ईयू के लगभग 30 लाख लोगों ने एक पेटिशन साइन करके दिए अगेंस्ट सीईटीए और टीटीआईपी। नेक्स्ट कि इसमें जो ये हो क्यों रहा है, हो इसलिए रहा है कि एक तो पावरफुल कमेटी एक बनाई जा रही है इसमें सीईटीए में कि विदाउट नो लेजिटमेसी उस पार्ट कमेटी को काफी सारे राइट्स दिए जा रहे हैं। तो उसको चैलेंज करने के लिए कुछ कंपनीज हैं यहाँ की, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कॉम्पैक्ट है, फूड वॉच है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं 3 जिन्होंने चैलेंज किया था सीईटीए को कोर्ट में, जर्मनी का कोर्ट है उसमें। तो उसमें हालांकि कोर्ट ने उसको इनवैलिड ठहरा दिया, तो उनको वहां से तो मुक्ति मिल गई, लेकिन अब लोग विरोध कर रहे हैं इसका। 30 लाख लोगों की पिटीशन आई है। तो इसी चीज का एक तो बड़ा विरोध है कि जब कोर्ट्स ऑलरेडी हैं तो ऐसे और स्पेसिफिक स्पेशल कोर्ट्स क्यों बनाए जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कोर्ट्स इनको बोला जा रहा है, कि ये ईयू के लिए नुकसानदायक होंगे। हाउ कि इन कोर्ट्स में आर्बिट्रेशन होगा, इन कोर्ट्स में जो भी जस्टिस होगा उसमें एक उनकी तरफ झुकाव रहेगा फॉरेन इन्वेस्टर्स की तरफ, क्योंकि वो जैसे आपकी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनकी तरफ एक झुकाव रहेगा, और इसलिए इस स्पेशल कोर्ट्स में उनको उनकी तरफदारी की जाएगी, वो उनकी तरफ झुके हुए होंगे। तो इसका इसलिए विरोध हुआ है। फिर ह्यूमन राइट्स एक्सपर्ट हैं एक यूएन के, उन्होंने कहा है कि ये जो चीजें आप कर रहे हैं, सीक्रेटली डील्स आप साइन करते हैं, सीक्रेट एग्रीमेंट्स होते हैं, वो डील्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो उनकी लेजिटमेसी बिल्कुल भी नहीं है। दे आर हैविंग जीरो डेमोक्रेटिक लेजिटमेसी। वाई? बिकॉज इन डेमोक्रेसी जनता का अधिकार है जानने का, उसको जो कंज्यूमर्स हैं उनका अधिकार है जानने का, लेबर यूनियंस है उनका अधिकार है जानने का। तो कंज्यूमर यूनियंस, कंज्यूमर एसोसिएशंस और लेबर यूनियंस के साथ एक ओपन डिस्कशन होना चाहिए, तब इस तरीके की डील साइन होनी चाहिए, इस तरीके के पैक्ट्स किए जाने चाहिए। तो इसमें जो अभी पहली बार ऐसा हुआ है कि ईयू ने इस डील में पूरे 28 देशों को अलग से रेटिफाई करने के लिए बोला है। बेल्जियम में, उसमें भी बेल्जियम में 5 यूनियंस है वहाँ की, तो उन 5 के 5 का सिग्नेचर अलग से चाहिए, 5 रीजनल जो असेंबलीज हैं। क्यों? क्योंकि बेल्जियम में इसका बहुत विरोध हो रहा है, तो ये लेजिटिमेसी गेन करने के लिए ये किया जा रहा है। तो इसके लिए जो यूएन के एक्सपर्ट है ह्यूमन राइट्स, उन्होंने जो कहा था कि ऑलरेडी लेजिटिमेट डील्स ही की जाएं लोगों को इन्वॉल्व करके, तभी जाके ग्लोबलाइजेशन जो चला आ रहा था वो सक्सेसफुल रहेगा। फिर इसमें क्या क्या चीजें दी है कि इसका इम्पैक्ट, अच्छा एक क्वेश्चन हम देखें इस पे, क्वेश्चन कैसे बन सकता है। क्वेश्चन इस पे बन सकता है कि जो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन था वो पहले तक पॉजिटिव टर्म्स में देखा जाता था, लेकिन नाउ हाउ इट इज बिकमिंग नेगेटिव, हाउ इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन लोकल इंडस्ट्रीज एंड कम्युनिटीज अफेक्टिंग देम, हाउ इट इज अफेक्टिंग द कंट्री, पेरेंटल कंट्री। तो इस टाइप से कोई क्वेश्चन बन सकता है, या फिर वैसे बन सकता है कि इम्पैक्ट को बताइए, तो ऐसा करके कोई क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट इसमें चीजें हम देखें तो इसका इंडिया पे क्या इफेक्ट रहेगा, जो एक एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट ये स्टार्ट हो गया है, इसका इंडिया पे क्या इफेक्ट रहेगा वो हम देखते हैं। तो इंडिया और ईयू दोनों एफटीए करना चाह रहे हैं। ये टॉक्स कब से चल रही हैं? 2007 से। तो इस पे भी असर पड़ेगा। कैसे? कि जैसे मोड 4 हम जिसको बोलते हैं, जिसमें कि प्रोफेशनल्स जो होते हैं, सर्विस सेक्टर के प्रोफेशनल्स, उनको एक्सेस मिलता है इनसाइड दैट कंट्री जिसके साथ कि आपका एफटीए किया जाता है। तो ये मोड 4 में इमिग्रेशन होगा। इमिग्रेशन के विरोध के चलते तो अभी यूके ही ईयू से अलग हो गया है। तो इस चीज का इफेक्ट, एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट का इफेक्ट इंडिया के इस पे पड़ेगा, एफटीए पे। वो एफटीए हो पाएगा ये थोड़ा मुश्किल काम हो जाएगा जो ऐसे एंटी सेंटीमेंट्स डेवलप होने से। नेक्स्ट कि इंडिया यूके एफटीए जो होने वाला है उस पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने बात की कि यूके अलग ही इसीलिए हुआ है। फिर चीजें कि इश्यूज क्या क्या हैं और हमारे उसमें इंडिया ईयू वाले में, तो ऑलरेडी जब ये चीजें चल रही हैं उससे पहले के इश्यूज हमारे सॉल्व नहीं हुए हैं,
तो और प्रॉब्लम्स दोनों की मिलके इकट्ठी हो जाएगी। जैसे इंडिया की साइड से उसमें क्या प्रॉब्लम है कि हम एफडीआई को लिबरलाइज नहीं करना चाहते, बहुत ज़्यादा 100% सब चीज़ में नहीं खोलते हैं, और दूसरी तरफ उनका मोड 4 के लिए विरोध है। तो अब ये और एक और नया विरोध जुड़ने से एफटीए हो पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसी चीज़ें हैं। नेक्स्ट की इंडिया जो यूके का एफटीए है वो नहीं हो पाएगा, साथ साथ यूके और ईयू के जो अलग होने से अब उनका ट्रेड जो है वो रिलेशंस भी, ट्रेड रिलेशंस डाउन हो गए। उससे इंडियन कंपनीज लगभग 800 कंपनीज वहाँ पे काम कर रही हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ये बनाती हैं और ईयू में बेचती हैं। तो इन बिजनेसेज पे फर्क पड़ेगा, ये डाउन हो जाएंगे। तो फिर फाइनली इन्होंने कंक्लूड किया इसको कि ये जैसे इंडिया पे असर पड़ रहा है ऐसे ही और ग्लोब पे भी असर पड़ेगा। तो इसलिए लेजिटिमेसी गेन करना जरूरी है इस टाइप की ट्रेड डील्स की, और उसके लिए रिफॉर्म्स किए जाने जरूरी हैं, डायलॉग्स और ट्रांसपेरेंसी उसमें बढ़ाई जाए रादर देन डेरिजन। ये जरूरी है ग्लोबलाइजेशन को कंटिन्यू करने के लिए, एंटी ग्लोबलाइजेशन सेंटीमेंट्स को रोकने के लिए। इस तरीके से इन्होंने इस आर्टिकल कंक्लूड किया है। नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं। तो ये आर्टिकल अगेन बॉलीवुड से रिलेटेड है। बॉलीवुड में जो सब चल रहा है करण जौहर की मूवी का, ये हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इसमें जो लिखा है वो एक बार देख लेते हैं। कि इसमें इन्होंने लिखा है कि कल्चरल किंगडम एक है, तो वो पूरा कल्चरल किंगडम ऑल द साउथ एशियन कंट्रीज में सेम है। हाउ कि इंडियन बॉलीवुड, इसकी मूवीज सिर्फ इंडिया में नहीं देखी जाती हैं, बाकी जो 7-8 कंट्रीज हैं सब जगह इंडियन मूवीज देखी जाती हैं, इंडियन सॉन्ग सुने जाते हैं। जैसे कि अफरीदी ने भी इसका विरोध किया था, बीच में एक बार बातें आई थी, तो अफरीदी ने कहा था कि हम इंडिया के गाने देखते हैं, इंडियन फिल्में देखते हैं, हम इंडियन चैनल्स देखते हैं, इंडियन जो टीवी सीरियल्स आते हैं वो देखते हैं, हम सब कुछ उनका करते हैं, लेकिन हम विरोध इंडिया का करेंगे, तो ये ठीक नहीं है। इस तरीके से अफरीदी ने एक स्टेटमेंट दिया था। आंग सान सूकी ने भी एक चीज बोली थी कि गवर्नमेंट्स चेंज लेकिन लोग वही रहते हैं, पीपल डजंट चेंज। कल ही हमने बात की है। तो ये चीज़ें जैसे इन दोनों ने बोली, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि कल्चरल टाइज को ख़त्म नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि कल्चरल टाइज जो है, कल्चरल किंगडम एक जो है, वो हमारे लिए आशा की किरण है कि हमारे जो रिलेशन पाकिस्तान के साथ ख़राब हो रहे हैं उनको सुधारा जा सके, उनको इम्प्रूव किया जा सके, उसमें ये एक आशा की किरण है। इस तरीके से इन्होंने स्टार्ट की पैराग्राफ में दिया है। तो उसके लिए हमें क्यों ये ज़रूरी है और क्या क्या किया जाना चाहिए, तो इसके लिए बोल रहे हैं कि कल्चर, म्यूजिक, आर्ट्स, म्यूजिक और मूवीज़ वगैरह, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, ये सब जो हैं इनकी कोई लिमिटेशंस नहीं होती। दैट मीन्स कि आर्ट एंड कल्चर डजंट हैव लिमिटेशंस, डजंट हैव बाउंड्रीज, उनका कोई धर्म नहीं होता, कोई रिलीजन नहीं होता, तो इसलिए इनको फ्रीली फ्लो करने देना चाहिए। आर्ट वर्क सबके लिए कीमती है, वो कहीं से भी बनाया गया हो, किसी ने भी बनाया हो। आज भी हम जब लियोनार्डो डा विंसी की हम पेंटिंग देखते हैं तो हम उसे देख के हम खुश होते हैं, जबकि वो यूरोप में बनाई गई थी। मोनिका लेविन्स्की, क्या नाम है उसका, तो वो पेंटिंग जो है स्माइलिंग पेंटिंग है, तो उस पेंटिंग को देख के हम यहाँ तक खुश होते हैं, वो हमारे लिए भी कीमती है, आज हम भी उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो इसलिए ये सभी बियॉन्ड द बाउंड्रीज, ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड नेशन जो है, नेशन और बाउंड्रीज ये सब एक पॉलिटिकल कंसेप्ट है। एंड आर्ट एंड कल्चर इज बियॉन्ड पॉलिटिक्स, इट इज नॉट अ पॉलिटिकल कंसेप्ट। ये हार्ट टचिंग चीजें होती हैं, दिल को दिल से जोड़ने वाली, मन को जोड़ने वाली चीजें होती है। इनका ना बैकग्राउंड पॉलिटिकल होता है, ना इनका नेट पर्पज पॉलिटिकल होता है। तो इसलिए इन चीजों को इस तरीके से नहीं करना चाहिए, जैसे जो करण जौहर का केस है। तो इस केस में हमारे नेता शायद ये इम्पोर्टेंट चीज जो है उसको नहीं देख पाए कि हम क्या मिस कर रहे हैं इस सब को खत्म करके। उनकी जो काम करने से हम रोक रहे हैं, फवाद को काम करने से रोका है, और लोगों को हम काम करने से रोक रहे हैं, तो दे आर नॉट एबल टू सी दोज थिंग्स विच कैन बी डन थ्रू दीज आर्ट एंड कल्चरल टाइज। तो उसमें इम्पोर्टेंस है बॉलीवुड की, और हमारे नेता उसके अगेंस्ट जाके एक हेट्रेड वाली, हेटफुल चीजें कर रहे हैं। एक जिंगोइज्म जो है, वो जिंगोइज्म फैल रहा है, चेस्ट थंपिंग रियोटोरिक जो चल रहा है, वो सब चीजें ठीक नहीं है। और हमें इनकी जो, इनकी वजह से कि एक रीजन की वॉइस है वो दबती है। रीजन मतलब कि चीजों के पीछे कारण ढूंढने वाली जो आवाज है वो,
लव, कंपैशन, ये सब चीजें खत्म हो रहे हैं ड्यू टू ऑल दीज थिंग्स। हेटफुल जिंगोइज्म जो है उसकी वजह से, चेस्ट थम्पिंग, इन सब चीजों की वजह से वो खत्म हो रहा है, तो दैट शुड नॉट बी डन। फिर नेक्स्ट इन्होंने इसको कैसे कनेक्शन दिखाया कि साउथ एशिया की लगभग 1.7 बिलियन जो पॉपुलेशन है, वो पूरी पॉपुलेशन कनेक्टेड है हमारे उससे, बॉलीवुड से, जबकि ये ऐसे लीस्ट इंटीग्रेटेड एरिया है वर्ल्ड का, लेकिन फिर भी वो बॉलीवुड से कनेक्टेड है। इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस जो हैं वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इन 8 देशों के लिए, जो कि साउथ एशिया के देश हैं। इनके रिलेशंस पूरे देशों को इंटीग्रेट होने से रोक रहे हैं, उसको भी सुधारने में बॉलीवुड यूज में आएगा। तो बॉलीवुड जो है वो भले ही इंडियन ही, नेशनलिटी उसकी इंडियन है, लेकिन वो इमोशनली सबके साथ जुड़ा हुआ है, वो इमोशनली सबका है। जैसे कि अफरीदी ने कहा था कि हम भी सारी चीजें वही देखते हैं, आंग सान सू की चीजें हैं। तो ये सारी चीजें, फिर एक क्वेश्चन मार्क इन्होंने उस पर भी लगाया, फडणवीस ने जो किया है, मीडिएट किया है फडणवीस ने, हालांकि उसने ये बोला है कि ये जो पॉलिटिकल कोई दंगे वंगे होते हैं उनको रोकने के लिए, और पुलिस वाले हैं उन सब की दिवाली ठीक रहे, कोई प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो, तो इसलिए हमने ये किया है, तो हमारा ये स्टैंड है। लेकिन फिर भी उनका विरोध किया है कि उन्होंने स्टेट की लेजिटिमेसी को ही डाउन कर दिया। डेमोक्रेसी में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का हमें फंडामेंटल राइट मिला हुआ है, देन प्रोटेक्शन हमें स्टेट से मिलेगी, ये प्रोटेक्शन उन्होंने डाउन कर दी कि स्टेट इज नॉट एट ऑल प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू योर फ्रीडम ऑफ स्पीच फंडामेंटल राइट, तो वो नहीं होना चाहिए था। ये उन्होंने एक एग्जांपल लिया है कि ये उसी तरीके का कुछ था कि इसको स्कूल का प्रिंसिपल एक बलवान की तरफदारी कर ले कि नहीं ये जो कह रहा है वैसे ही चला जाए, तो ऐसा यदि होने लग गया तो हमारी डेमोक्रेसी डाउन होगी, हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज डाउन होंगे, हमारी फ्रीडम डाउन होगी, हमारे फंडामेंटल राइट्स की वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। अभी जो एमएनएस के, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बीच में जो डील हुई है, वो एक तरीके से क्या था, इनका विरोध क्या है एमएनएस का, इनका विरोध है कि हम थिएटर्स को तोड़ देंगे, वायलेंस हम फैलाएंगे, थ्रेट दिए सबको, तो और उनको लोगों को पीटेंगे हम यदि कोई उनके साथ काम करता है, पाकिस्तानी एक्टर्स के साथ करण जौहर को हम पीटेंगे यदि फिल्म को रिलीज करते हैं, पॉलिटिकल अटैक्स किए जाएंगे। तो ये सॉफ्ट टारगेट्स हैं ये लोग, और हम भी उसी तरीके से सॉफ्ट टारगेट हैं कि एक कोई पॉलिटिकल पार्टी में बहुत सारा एक मोब इकट्ठा होकर हमें आके बोले कि आपको ये करना है, अदरवाइज वी विल डू ऑल दीज एक्शंस, और उस केस में यदि हम कहें कि हाँ ठीक है हम आपके हिसाब से चलेंगे, और आगे हम देखें तो ये कहें कि स्टेट भी उन्हीं का पार्ट ले रहा है कि ठीक है आप ये जो कह रहे हैं वो करिए ताकि शांति बनी रहे, तो ये टोटली मोरल डाउन, इमोरल वैल्यूज को बढ़ावा देना है और मोरल डिग्रेडेशन ऑफ द सोसाइटी है। इसमें करण जौहर ने जो कायरता दिखाई है वो ठीक है, उन्होंने अपने पैसे तो बचा लिए, अपनी मेहनत बचा ली, लेकिन ये एक क्वेश्चन बहुत बड़ा खड़ा कर दिया है कि आप राइट के लिए, सही के लिए खड़े नहीं हो सकते, देन यू आर कॉवार्डिस, और कॉवार्डिस हम एथिक्स में देखते हैं कि ये एक अवगुण है। तो आप, जैसे कि हम देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर एक अच्छा होने के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए, उनमें हम देखते हैं कि उसमें साहस होना चाहिए, कॉवार्डिसनेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप कोई भी डिसीजन इस तरीके से तो नहीं ले पाएंगे। तो ये सब जो किया है वो ठीक नहीं है। नेक्स्ट चीजें कि इसमें जिंगोइज्म जो फैल रहा है, वो जिंगोइज्म सबके लिए खराब है। लिबरल वैल्यूज हमारी जो है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो सब खत्म हो रही है। तो इसलिए हमें इस इन इन सब चीजों को बनाए रखने के लिए, जिंगोइज्म को नहीं स्प्रेड होने देने के लिए, हमें सही चीजों के लिए सही टाइम पे खड़े होने की जरूरत है। जो बॉलीवुड सॉफ्ट पावर है उसको इस तरीके से दबा के कोई भी निकल जाएगा, तो ये ठीक नहीं है। बॉलीवुड जो है ये मीडियम है बहुत लोगों के दिल जीतने का और माइंड जीतने का, तो हमें उसको साथ में लेके चलना चाहिए, उसके थ्रू लोगों को काम करवाना चाहिए, उसके थ्रू पीपल टू पीपल कनेक्ट बनाना चाहिए। जैसे कि कुछ मूवीज का इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि पीके, बजरंगी भाईजान वगैरह बहुत देखी गई थी पाकिस्तान में, और वहाँ के लाखों लोग जो हैं बॉलीवुड मूवीज और सॉन्ग्स के थ्रू हमारे साथ ही रोते और हंसते हैं। तो ये जो रिलेशन, एक कनेक्शन ये बनता है, इस कनेक्शन को बनाए रखा जाए, और कल्चरल आर्ट एंड कल्चरल हेट्रेड एक ना जनरेट होने दी जाए। हमारी जो शत्रुता है उसको कल्चरल लेवल पे ना ले जाया जाए, और मूवीज वगैरह बैन करके लोगों के मन में
एक विरोध शत्रुता ना पैदा होने दी जाए, ये जरूरी है। तो इसको मतलब इस चीज का एडवांटेज भारत उठा सकता है, जबकि हम इसको खत्म करना, इन सब चीजों के थ्रू ये खत्म हो रहा है, उसका एडवांटेज हमें उठाना चाहिए। क्या एडवांटेज हमें उठाना चाहिए कि इसके लिए इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि ये किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश में 1980s में, 80s के डिकेड में बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध थोड़े खराब हुए थे। क्यों? वो था फरक्का डैम में पानी के डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, कि हमने डैम बनाया, पानी बांग्लादेश को कम मिलेगा इसलिए। तो उस टाइम पे रूना लैला इनकी एक वो थी, सिंगर। तो रूना लैला सिंगर के लिए इस टाइम पे ये बोला जाने लगा था कि रूना लैला आप हमें ट्रेड कर दीजिए, हमें दे दीजिए इसको, और हम आपको पानी जितना चाहिए उतना दे देंगे। ये इस तरीके की बातें होती थी। तो इट शोज कि हाउ पीपल आर कनेक्टेड टू सिंगर्स, पीपल आर कनेक्टेड टू देयर आर्ट एंड कल्चरल वर्क्स, और पीपल आर कनेक्टेड टू बॉलीवुड। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये रिलेशंस, खराब होते हुए रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हमें पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए। कल्चरल पावर जो है, कल्चरल एक्सचेंजेस जो हैं, वो पॉलिटिकल टेंशंस को ईज करने के लिए, ना कि खराब करने के लिए। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हम ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, और इंडियन जो फॉरेन पॉलिसी है उसके पॉइंट्स हम देखें तो इसमें अभी भी वही रोबस्ट तरीके से चीजें हैं कि लॉन्ग टर्म में हम इंडिया के रिलेशंस पाकिस्तान के साथ खराब नहीं करेंगे। इट विल गो वेल फंक्शनिंग। नेक्स्ट, जैसे कि तापी जैसे प्रोजेक्ट्स हैं, हम उन पे लगातार बहुत टाइम से काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो जब ये सब चीजें खत्म नहीं हो रही, ट्रेड खत्म नहीं हो रहा है, देन वाई कल्चरल एक्टिविटीज, कल्चरल जो एक्सचेंज है उसी को खत्म किया जाए, जो कि लोगों को बहुत ज्यादा जोड़ता है। डिप्लोमेटिक टाइज उतनी लोगों को नहीं जोड़ती हैं, डिप्लोमेटिक टाइज जिनको हम खत्म भी नहीं कर रहे हैं वो उतनी इफेक्टिव नहीं होती है जितनी कि कल्चरल टाइज। तो इसलिए इनको खत्म ना किया जाए। दिस इज वेरी गुड एंड इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया। नेक्स्ट, अच्छा ये भी इसी के साथ, पिछले के साथ ही हम देखते हैं। इसमें सिर्फ मैंने इसलिए उठाया कि इंडिया और पाकिस्तान, ये दोनों, यूएसए का जो इलेक्शन हो रहा है उसमें ट्रंप को नहीं चाहते कि वो प्रेसिडेंट बने। तो यहाँ पे जब ये कॉमन एक गोल रख सकते हैं, दे both have a shared goal to prevent Trump from becoming next president। तो यहाँ पे जब ये सेम गोल रखते हैं, और चीज़ों में स्ट्रेटेजिक जो हमारी डिप्लोमेटिक टाइज हैं वो चल रही हैं, ट्रेड हमारा चल रहा है, और सारी चीज़ें हमारे रिलेशन चल रहे हैं, ताकि जैसे उन पर प्रोजेक्ट पे हम काम करते रहें, देन वाई मूवीज एंड ऑल, आर्ट एंड कल्चर को क्यों खत्म किया जाए? लोगों के बीच जो हेट्रेड जनरेट करने वाली चीज़ें हैं, और एक परमानेंट एक हेट्रेड डेवलप हो जाएगी। पॉलिटिकल टाइज तो बनती बिगड़ती रहती हैं, तो वो सब ना किया जाए, और बॉलीवुड को एज अ टूल यूज में लिया जाए कि हम रिलेशन हम सुधार पाएँ, जो कि हमारे लिए पूरी तरीके से बेनिफिशियल है, कि साउथ एशिया प्रॉस्पेरस हो, डेमोक्रेटिकली काम करता रहे, तो ये सबके लिए शांति, इसमें पीसफुल एरिया रहे, तो ये इंटीग्रेट हो पाएगा और ये सबके लिए बेनिफिशियल होगा। इस तरीके से आर्टिकल था। नेक्स्ट देखते हैं। ये आर्टिकल आरटीई से रिलेटेड है। 2009 का जो एक्ट है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, इसमें क्या था कि एग्जाम्स नहीं लिए जाएंगे, नो डिटेंशन पॉलिसी, ये इसका एक पार्ट था। नो डिटेंशन मीन्स किसी को फेल नहीं किया जाएगा, और कुछ क्लास तक तो एग्जाम्स ही नहीं लिए जाएंगे। तो अब इसके साइड इफेक्ट, जो एजुकेशन की क्वालिटी है, वो क्वालिटी डाउनग्रेड हो रही है। 5वीं क्लास का बच्चा दूसरी क्लास की किताब नहीं पढ़ पा रहा है, मैथमेटिकल इक्वेशंस को समझना तो सब सॉल्व करना तो दूर होने, समझ भी नहीं पा रहा है। कल भी हमने देखा था कि गर्ल्स की जो एक रिपोर्ट आई थी कि गर्ल्स की एजुकेशन क्वालिटी इंडिया में बहुत कम है। 48% उसकी एफिशिएंसी है, कि 5 साल लगातार पढ़ी और फिर भी लिटरेट हो पाई। तो ये 48% इंडिया में, 5 साल पढ़ने के बावजूद भी इंडियन गर्ल्स लिटरेट नहीं हो पाती हैं, इस तरीके से एक रिपोर्ट आई थी। तो उस सब चीज़ के लिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ाना जरूरी है, और क्वालिटी मेंटेन करने के लिए एग्जाम्स भी जरूरी हैं। डिटेंशन भले ही ना किया जाए, डिटेंशन इसलिए, इसके पॉजिटिव्स क्या थे डिटेंशन के, कि उनको यदि स्टार्टिंग में फेल कर दिया जाएगा तो वो आगे पढ़ना ही छोड़ देंगे। मतलब कि फर्स्ट सेकंड क्लास में कोई यदि फेल हो जाता है बच्चा, तो वो इसलिए भी नहीं आएगा कि फेल हो गए, कौन पढ़ेगा, माता पिता भी उसे नहीं भेजेंगे। गरीबी में बड़ी मुश्किल से लोग पढ़ने आते हैं, उनको
उतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है तो पढ़ने नहीं भेजते हैं, भेज रहे हैं और डिटेंशन हो गया तो वो आगे नहीं जा पाएंगे, इसलिए ये सब रखा गया था। लेकिन इसके नेगेटिव सब सामने आ रहे हैं, पहले भी डिस्कशन में ये चीज़ें आती थी, तो इन नेगेटिव्स की वजह से अब डिटेंशन भी कुछ लिमिटेड डिटेंशन हो या फिर नो डिटेंशन हो तो क्वालिटी सुधार के फिर काम किए जाएँ, तो ये वापस आ सकता है। तो आरटीई पे एक बेस्ड कोई क्वेश्चन बनाया जा सकता है, इसलिए उठाया मैंने। नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं। तो ये आर्टिकल है रिलेटेड उससे ओल्ड एज होम से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है कि जो न्यूक्लियर फैमिलीज का कंसेप्ट आया है, वेस्टर्नाइजेशन या मॉडर्नाइजेशन जो भी आप उसे बोलें, उसकी वजह से ये कल का आर्टिकल है, ये आज का है। तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मैंने कल नहीं उठाया था, लेकिन आज हम देख लेते हैं इसे। सीनियर सिटीजन्स जो है, सीनियर सिटीजन्स एक्ट वो प्रोवाइड करवाता है कि ओल्ड एज होम इन ईच डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक ओल्ड एज होम एटलीस्ट होना चाहिए, सीनियर सिटीजन्स एक्ट, दैट इज ओके। लेकिन ये जो चेंजेज आ रहे हैं, जो दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन है, इसने ट्यूसडे को ये सब बातें की है कि दिल्ली गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है यहाँ का, तो वो चीज़ों को उनमें शॉर्टेज मिली है उनको कि ओल्ड एज होम्स जो है वो ठीक नहीं है या फिर बनाए ही नहीं गए, तो इस तरीके की चीज़ें मिली है। तो हाउ दिस इज रिलेटेड टू आवर सिलेबस, तो फर्स्ट पेपर में सोशियोलॉजी हमारे सिलेबस में है, फर्स्ट पेपर में ये पूछा गया है। तो उसमें जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं वो सारे हमारे सिलेबस में, उसमें ओल्ड, माइनॉरिटीज, SC ST, चिल्ड्रन, वुमन, ये सारे आते हैं। तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस एक्ट से रिलेटेड। और इंडिया में जो चेंजेज आ रहे हैं वो तो ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि न्यूक्लियर फैमिलीज की वजह से वृद्ध लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ ओल्ड एज होम्स, हमें उनमें प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाए, प्रॉपर तरीके से लोगों का ख्याल रखा जाए, भोजन प्रोवाइड करवाया जाए, स्पेस हमें होना चाहिए प्रॉपर में, और एक हर जिले पे वो बने, जिला स्तर पे, ये ज़रूरी है। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रिपल तलाक, ये हम बहुत बार देख चुके हैं, बस आज भी आया है इसीलिए मैंने उठा के इसमें रख दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हरियाणा की गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स इन्होंने दिए हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट है हरियाणा की, हमें उससे बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, क्या उन्होंने किया है वो भी हमें बहुत लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, तो वो हम देख सकते हैं। तो ये जो एक तो टर्म्स जो हैं, ये सारी जो जो फील्ड्स हैं सारे, ये सब हमारे सिलेबस में कहीं ना कहीं फिट बैठते हैं। तो इसलिए इस आर्टिकल को, इस पूरे 2 पेजेज हैं, इन दोनों पेजेज को आप देख लीजिएगा, और कुछ सजेशंस पूछे जाते हैं कई बार क्वेश्चंस में। तो स्टेट की कुछ ऐसी योजनाएं होती हैं जो कि आप सजेशंस में डाल सकते हैं, और सेंटर में वो अभी तक नहीं हुआ होता है। जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के यूज से तमिलनाडु में और तेलंगाना में चेंजेज आए थे, केरला में चेंजेस जो किए थे, कर्नाटका के कुछ मॉडल्स हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारे आंसर में फोटो पॉइंट की तरह यूज में आ जाती है। तो इसलिए इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो ये टर्म्स, और इन टर्म्स से रिलेटेड जो भी सजेशंस आप लिखेंगे, तो उन सजेशंस में स्टेट लेवल की ये जो योजनाएं हैं, यदि सेंटर से अलग हैं और कुछ अच्छी हैं तो आप वो डाल सकते हैं। फर्स्ट टर्म गुड गवर्नेंस, इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ग्रीवांस रिड्रेसल है, ई रजिस्ट्रेशन है, ई पेमेंट है, ई फिलिंग ऑफ रिटर्न्स वगैरह है, और सारी सर्विसेज ऑनलाइन कर देना है, तो इस तरीके की चीज़ें, ई स्टाम्प वगैरह सब कुछ, तो वो सब गुड गवर्नेंस में चेंजेस लाने के लिए। नेक्स्ट हम देखें तो ये फार्मर्स के लिए क्या क्या, फार्मर्स इंटरेस्ट टॉप प्रायोरिटी, इस तरीके से इन्होंने लिखा है। तो फार्मर्स के लिए इन्होंने क्या क्या किया है वो आप एक बार देख लेंगे। विलेजेस में इरिगेशन वाटर प्रोवाइड करवाया है, और फिर नेशनल कृषि बाजार पोर्टल प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया है। तो ये नेशनल वाला तो ये हमारे काम का वैसे ही है, बाकी स्टेट ने जो सुधार किए वो आप लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट की एम्पावरिंग पंचायत, तो पंचायतों का एम्पावरमेंट, PRI जो है थर्ड हमारी लेयर है, तो उसका एम्पावरमेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसके लिए क्या क्या हमें करना चाहिए वो सारी चीज़ें आप इसमें देख लेंगे। फिर नेक्स्ट इल्यूमिनेटिंग हरियाणा, तो ये बिजली गाँव में पहुँचाने से रिलेटेड है। तो जैसे हमारी दीनदयाल उपाध्याय योजना है, तो उन सब से इनका कनेक्शन बिठा के जो नहीं है उनको सजेशंस में लिखना होता है। तो आपको कहीं और से सजेशंस बनाने नहीं पड़ेंगे मनगढ़ंत, आपको यहीं से डायरेक्ट मिल जाएंगे किन्हीं योजनाओं के थ्रू। तो ये पूरा पूरा पेज आप पढ़ लीजिएगा, मैं बस टॉपिक्स ये बता देता हूँ किस किस चीज़ पे। तो ये सैनिकों से रिलेटेड क्या क्या सुधार किए हैं, इधर देखा जाए तो टूरिज्म कल्चर,
नेक्स्ट लॉ एंड ऑर्डर, स्मार्ट सिटी और हेल्थ केयर, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड चीज़ें, फिर इंडस्ट्रियल ग्रोथ से रिलेटेड चीज़ें, इधर स्किल डेवलपमेंट के लिए स्किल बेस्ड एजुकेशन, फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं, तो उनके जैसे ही आपकी बेटी हमारी बेटी, तो और वेलफेयर ऑफ एससी या फिर बैकवर्ड कास्ट जो है वो, बेटरमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, इधर फोस्टरिंग द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स का क्वेश्चन हम देखते हैं कि अलग जो गेम्स है अदर देन क्रिकेट, उनमें क्यों बुरी हालत है, वो सब। तो ये दोनों पेज मैंने उठाए हैं, दोनों पेज आप देख लीजिएगा। दूसरे पेज में भी कुछ अच्छी चीज़ें हैं, उसमें इन्होंने कि हमारा विजन क्या है वो है। तो ओवरऑल जो दोनों चीज़ें हैं वो इनकी कुछ योजनाएं, कुछ इनका विजन, तो वो सब है यहाँ पे। वुमेन डिग्निटी को लेके, ये फिर सिक्योरिटी उनकी, और ये वेलफेयर लेबर का, ये सब चीज़ें इसमें दी हैं, एम्प्लॉयज़ का वेलफेयर और हाउसिंग स्कीम्स वगैरह। तो ये सब एक बार आप देख लीजिए और पॉइंट्स बना लीजिए, लिख लीजिए। किसी भी फील्ड का कोई क्वेश्चन इसमें कम से कम 20 फील्ड तो हैं ही, कवर हो रहे हैं। तो इन 20 फील्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो सजेशन में आप ये सारी योजनाएं लिख सकते हैं। सजेशन में इस तरीके से कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट को करना चाहिए वो सब लिख सकते हैं। तो इसलिए एक बार इसको लिख लीजिएगा नोट्स में अपने। ओके, आज के लिए इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मुझे दिखे। बाकी और कुछ मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा तो मैं जब भी मुझे समझ आता है मैं डिस्कस कर लेता हूँ साथ में किसी के। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग।